पेपर में वैसे ये सवाल मैं समझता हूँ आप सॉफ्टवेयर पे ऊपर वाली साइड पे ही करना, एक्सेल यूज नहीं करना। वैसे अगर आप साइड बाय साइड हो तो ठीक है, वरना क्योंकि एग्जामिनर का एक्सेल आपको पता है थोड़ा डिफरेंट चलता है ना। अच्छा, अब जल्दी से फ्यूचर्स पे आ जाते हैं जी, जल्दी से, एज सून एज पॉसिबल। इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, करेंसी फ्यूचर्स। अच्छा, जिस तरह शेयर्स की दुनिया होती है, इस तरह एक फ्यूचर्स की दुनिया होती है, फ्यूचर्स की मार्केट होती है। ठीक है जी, जल्दी जल्दी देखेंगे, आधा घंटा हमारे पास रह गया खाली। सही है। अच्छा, एग्जामिनर इस अटेम्प्ट में यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट दो अटेम्प्ट से जो एग्जामिनर का मतलब जो आई कैप का वो आ रहा है, पासिंग परसेंटेज बीएफडी में बहुत अच्छा आ रहा है। 33%, 34%। ठीक है ना, थर्टीज में चल रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होता। यूजुअली ऐसा होता है हर दो अटेम्प्ट बाद ना एक एनालिसिस मेरे पास प्रॉपर पढ़ा हुआ भी है, अभी फॉरन मौजूद नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो वो मैं आप लोगों से बल्कि शेयर भी कर लेता हूँ, तो उस हिसाब से ना अगर आप देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि हर दो अटेम्प्ट बाद थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि एग्जामिनर का मूड चेंज होता है और पेपर अबव एवरेज आता है। जिसकी वजह से जो है वो रिजल्ट ड्रॉप होता है। ठीक है, बीएफडी का समर 24 में मेरे पास सामने बिल्कुल खुल गया है। समर 25 में 34% पासिंग परसेंटेज है, विंटर 24 में 33% है, समर 24 में 25 है। अच्छा, फिर विंटर 23 में 28 था, समर 23 में 32 था, मगर विंटर 22 में 24 था। यानी कि हर दो अटेम्प्ट बाद एक दफ़ा जो है थोड़ा सा एग्जामिनर का जो माइंड है ना वो चेंज होता है। ये मैं उस ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ एक एनालिसिस। ठीक है, जो ग्रुप अभी तुम लोगों ने ज्वाइन किया ना उसकी बात कर रहा हूँ ये रहा आ गया जी। कितने चला गया भाई? ए भाई, हाँ ये मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। इसको जरा देखो तुम लोग। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ना पेपर अब अवेलेबल जा सकता है, फॉरेस्ट सवाल लाजमी आता है। ठीक है, ये भी लोड हो रहा है, ये हो गया। चैट के थ्रू आ जाएगा ये। चैट के थ्रू अगर आ जाएगा तो मैं चैट के थ्रू भी दिखा दूँ, बट चैट के थ्रू आ नहीं रहा। मुझे कह रहा है कि चैट के थ्रू के टाइप भी करो, टाइप हो नहीं सकता। उसके लिए मुझे वो करना पड़ेगा, खैर। तो कहने का मतलब ये है कि भैया थोड़ा सा ना ख्याल करना पड़ेगा। इसमें ग्रुप में भेज दिया मैंने, मगर ये मतलब नहीं है, मतलब परेशानी की कोई बात नहीं है, मतलब आप ये नहीं करो, समझो कि बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि सर ने कोई अल्लाह ना करे कोई अजीब बात बोल दी है। अजीब बात नहीं है, मतलब बस यू शुड बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस, बस मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोगों का जो वो है ना, क्या कहते हैं, तैयारी है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना आपको आसानी होगी, बस ये मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। ठीक है, तो हल्का ना लें, मतलब जैसे कहते हैं ना, कहने का मतलब है सीरियसली स्पीकिंग, एंड इट्स अ सीरियस थिंग। बिल्कुल हल्का ना लें। जो लोग सोच रहे हैं कि यार हम ऐसे कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा आई थिंक। थ्योरी नोट में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, मसला नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, जरा फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स एक दुनिया है। ठीक है, फीचर्स में कुछ दो टेक्निक्स होती हैं हमारे पास। एक होती है स्ट्रेटजी, दो होती है, एक होती है बाय नाउ सेल लेटर। मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ क्योंकि यार अभी पढ़ाने का टाइम नहीं है, को रिवाइज करने का टाइम। और दूसरी होती है सेल नाउ बाय लेटर। अच्छा, अब पहले मैं जरा पेमेंट की बात करता हूँ। पहले ये डायरेक्ट हेजिंग की बात हो रही है, अभी इनडायरेक्ट की कोई बात नहीं, नॉर्मल हेजिंग की बात हो रही है। पेमेंट का केस है तो हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। पेमेंट का केस है हमारे पास। ठीक है, करेंसी पे करनी है, कमोडिटी के लिए भी होगा। पहला होता है स्टेप हेज सेटअप, स्टेप 6 स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है जी, 6 स्टेप्स होते हैं, जरा देखिएगा प्लीज। ये जोहेर, इस तरह के सेशन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं पिछले अटेम्प्ट में। काफ़ी वीडियोज हमारे पास ऑलरेडी अलहमदिल्ला बनी हुई है। फॉरेक्स लास्ट टाइम की कमी की वजह से नहीं हुआ था, तो मैं सोचा एक बार करा दूँ। जैसे समझ आ रही है चीज़ें, कुछ फ़ायदा हो रहा है। कुछ और रिवीजन वीडियोस हैं मेरे पास ऑलरेडी ना, मतलब इन्वेस्टमेंट रिजल्ट वैक अल्लाह का शुक्र है, हमने बहुत अच्छे लेवल पे लास्ट टाइम कवर किया था। चलो बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा लिंक ना उनका। ठीक है, सही है। अच्छा, अब जल्दी से आते हैं 6 स्टेप। पहला स्टेप होता है हेज स्ट्रेटेजी। ठीक है, फिर मैं एक सवाल के थ्रू आपको दिखा भी दूंगा और समझा भी दूंगा, तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लें। हेज स्ट्रेटेजी, पेमेंट के केस में स्ट्रेटजी होगी बाय नाउ सेल लेटर। अच्छा, क्यों होगी अभी आपको सवाल के थ्रू समझ आ जाएगा, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो। ठीक है, मगर अभी आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो। ठीक है, कल का काम आज। अच्छा, पेमेंट का मतलब होता है करेंसी बाय करनी है। सही है ना, करेंसी बाय करनी है, ये मतलब होता है ना। तो इसीलिए स्ट्रेटजी शुरू भी कहाँ से हो रही है? बाय नाउ सेल लेटर। कल का काम आज, इसको मैं उर्दू में एक वर्ड लिखवाता हूँ, जिन लोगों के पास मेरी समरी बनी होगी वो को मैं कहता हूँ उर्दू में लिख भी दिया था, कल का काम आज। तो मैं एक स्टूडेंट का मैं रजिस्टर देख रहा था, उसने ये उर्दू में लिखा भी था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल का काम आज, ठीक है, कल का काम आज, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं जी, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। लॉजिक अभी क्लियर हो जाएगी जब वो एक एग्जांपल होगी। ठीक है, दूसरा था, क्या कहते हैं, चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 2 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 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 2 नं
चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में इसकी बहुत अच्छी समरी जैन ने बनाई है। आई डोंट नो जैन अभी हमारे पास सेशन में मौजूद है नहीं है, मगर जैन ने बहुत प्यारी समरी बनाई है। जैन दो हैं हमारे पास, जिस जैन ने बनाई है वो पता नहीं है नहीं है हमारे पास इस सेशन में है, तो वो मैं शेयर भी करता हूँ ना आप लोगों से। उसने बिल्कुल T20 बिल्कुल ऐसा पेपर से 5 मिनट पहले आपको कोई रिवीजन करना है पूरा फॉरेक्स, आपको ऐसे टिप्स पे आ जाएगा कि बस बेहतरीन। मगर वो समझी उसी वक्त समझ आएगी जब आपको ये सारी बातें पता होंगी मतलब। खैर, अच्छा आगे चलते हैं। अभी तो फॉरेक्स का ही होगा, फिर देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिजनेस पे कोशिश करते हैं कुछ हो जाए काम, और जो डिविडेंड चोरी वगैरह है। अच्छा, चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में मंथ सेलेक्ट करते हैं। चॉइस ऑफ द मंथ, चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, सेलेक्ट मंथ ऑफ ट्रांजेक्शन, और आफ्टर क्या कहते हैं इसके लिए, सेलेक्ट मंथ ऑफ द ट्रांजेक्शन और लेटर। ऐसा क्यों करते हैं मैं इससे बात करूँ। ठीक है, चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम वो कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं जो बाद वाला होता है, या उस मंथ का या बाद वाला, पहले वाला सेलेक्ट नहीं करते हैं, नॉट बिफोर। वाई, बिकॉज उसका मैं रीजन बता दूंगा कि वो ऑप्शन फ्यूचर एक्सपायर हो चुका होता है। अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने के लिए हम सिंपली जो हेज अमाउंट होता है वो डिवाइड कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज से। ठीक है, बहुत मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर इस पर बहुत डिटेल में बात होती है, आधे आधे घंटे इस पर पूरा बैकग्राउंड समझाया जाता है ताकि लॉजिक ध्यान में बैठ जाए। अभी टाइम नहीं है ना, इस वजह से शॉर्ट शॉर्ट चलना पड़ रहा है। अच्छा, तो उसके बाद हम करते हैं गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स। अच्छा, एक मैं यहाँ पे ब्रेक मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग के ऊपर से, सर के ऊपर से चीजें आ रही हैं, उनको रिवीजन नहीं होगा, उनके सर के ऊपर से जा रहा है। एक दफा यार ये 1 मिनट ये सवाल देखो जल्दी से। वलीद लिमिटेड, नाराज हो गई हमसे। ठीक है, अच्छा एक बस छोटी सी बात मैं आपके सामने करूँ। ये देखें जरा जल्दी से, ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। मैं जस्ट फॉर रिवीजन बात करेंगे। अनस ने शेयर बाय करने 31,600 अनीक के, यहाँ तक बात समझ आती है। अनीक के 31,600 शेयर बाय करने हैं, सही है। कब बाय करने, 24 दिसंबर को बाय करने 2019 को, लेट्स से शायद इनकी बर्थडे है, सही है, अनस की। अनीक हमारे पुराने स्टूडेंट है, अनस हमारे पुराने स्टूडेंट है। अच्छा, टुडे इज 10 नवंबर, मान लें इस दिन 10 नवंबर है, वैसे आज 8 नवंबर है खैर, मगर मान लें 10 नवंबर हो गई है। एंड द स्पॉट रेट इज 20 पर शेयर, फ्यूचर्स आर अवेलेबल ऑन लॉट्स ऑफ हजार एज पर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इनको शेयर बाय करने 31,600 कब, 24 तारीख को, मगर आज ये खड़े हैं 10 नवंबर को। इन्होंने कहा पेपर से बाद बाय करेंगे, आराम से भी पेपरों पे फोकस करना है। ठीक है, स्पॉट रेट ये, फ्यूचर दिस, ठीक है, स्पॉट रेट 20 है, फ्यूचर अवेलेबल है हजार के लॉट्स में, और मेच्योरिटी डेट 3 दी हुई है, 31 दिसंबर, 30th नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी। हाउ मिस्टर अनस, हाउ शुड सेटअप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी क्या होगी इसमें, बाय करने शेयर इसने बाद में, कल का काम आज, बाय नाउ सेल लेटर। ये कैसे वर्कआउट कर जाएगी अभी आपको समझ भी आ जाएगा, छोटे से इलस्ट्रेशन से। ठीक है, तो इसी में फिर बेसिस बेसिस आ जाएगा और सारी चीज़ें आ जाएंगी, मैं फिर उस पर लेके जाता हूँ। तो स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2, चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, इसकी लॉजिक समझ लें। चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमारा कौन सा होगा, 3 महीने दिए हुए हैं, हम नवंबर में खड़े हुए हैं, दिसंबर में ट्रांजेक्शन करनी है, और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का चॉइस है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अच्छा, अब इसके लिए टाइमलाइन बनाता हूँ मैं, अक्सर मैं टाइमलाइन बनाता हूँ, आपको पता है फॉरेक्स में भी बनाता हूँ, हर सवाल में बनाता हूँ। तो आज हम खड़े हैं 10 नवंबर को, और हमने ट्रांजेक्शन करनी है 24 दिसंबर को। अब आप समझिएगा, अगर ये नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ गलती से, अगर मैंने नवंबर सेलेक्ट कर लिया तो ये तो 30 नवंबर को मेच्योर हो जाएगा। तो 30 नवंबर को अगर ये मेच्योर हो गया तो मेरी तो हैजिंग बीच में रुक जाएगी, क्योंकि मुझे तो हैजिंग करनी है ट्रांजेक्शन डेट तक, मुझे ट्रांजेक्शन डेट तक हैजिंग करनी है ना, कवरेज मुझे यहाँ तक चाहिए। मेरा रिस्क यहाँ तक है, 24 तारीख तक रिस्क है मेरा, मेरी बात समझ आ रही है। अगर मेरा 24 तारीख तक रिस्क है, तो मैं अगर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करूंगा तो बेवकूफ नहीं कहलाऊंगा, बेवकूफ नहीं कहलाऊंगा, अहमक नहीं कहलाऊंगा। मैनेजमेंट बोलेगी क्या किया आपने, ये पैसे जाया कर दिए, एफर्ट जाया कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया भाई। उन्होंने कहा यार हैजिंग, हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है 24 तारीख को, आप ऐसी हैजिंग करके आए जो 30 नवंबर को एक्सपायर हो गई, मिच्योर हो गई, खत्म हो गई, रिडंडेंट हो गई, लैप्स हो गई। तो इसीलिए आप ये महीना तो सेलेक्ट कर ही नहीं सकते।
अब 2 महीने बच गए, दिसंबर और जनवरी, तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तो आप दिसंबर सेलेक्ट कर लें। अच्छा, जनवरी भी, क्योंकि जनवरी बहुत दूर हो गया। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जो है वो हेजिंग क्यों करें, हेजिंग इसलिए करें जिस रिस्क कवर करने पर। तो रिस्क कहाँ तक है? 24 आई। शौक नहीं है हमारे हेजिंग करने का, कोई शौक नहीं है, ये हम कोई शौकिया काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो दिसंबर 24 दिसंबर को मेरी ट्रांजेक्शन है, 31 दिसंबर को मेच्योर हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरी कवरेज के अंदर आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो सेकंड जो मैंने बात की ना, चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो इसीलिए कहीं पहले वाला महीना नहीं होना चाहिए, या तो वो महीना हो जिस महीने ट्रांजेक्शन हो रही है, या फिर उसके बाद वाला। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इसमें बता रहे हैं इसमें कौन सा महीना होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने जल्दी जल्दी बता दे रहे। रिवीजन का मकसद ये है कि बस शॉर्टकट T20 चलना है। अब हमने 10 जनवरी को ट्रांजेक्शन करनी है, सेल करने हैं शेयर्स। स्ट्रेटजी होगी सेल नाउ बाय लेटर, क्योंकि स्ट्रेटजी के भी मार्क्स होते हैं। स्ट्रेटजी भी अगेन दरवाजा है, चाबी है। जब तक ये चाबी सही नहीं लगाएंगे, सवाल में सही एंटर नहीं होंगे। तो हमारे पास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, जनवरी है, फरवरी है। हम खड़े हुए, हम 10 नवंबर को खड़े हुए हैं। अगेन दिसंबर वाला फूल हो जाएंगे हम, फूल हो जाएंगे हम। फूल मतलब समझते हैं, बेवकूफ कहलाएंगे। 10 जनवरी को ट्रांजेक्शन करनी है, 10 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का क्या फायदा जो बीच रास्ते में छोड़ के चला जाए, जो एंड तक आपका साथ ना दे। आपके साथ रहेंगे भाई, आखिर तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं भी कह रहा हूँ खैर। अच्छा, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट होगा, सही है? नहीं, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। जून जनवरी कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट होगा, यस। यस, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे? तो हमने सेलेक्ट कर लिया, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया जी? हमने इस केस में दिसंबर सेलेक्ट किया। ठीक है जी, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। अच्छा, और इसके बाद नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लें। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1000 का लॉट साइज है, 31,600। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ लॉट्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉट्स आ जाएंगी। 31,600 को डिवाइड करते हैं 1000 से, लॉजिकल है, कॉमन सेंस अक्ल भी यही कहती है। 31.6 राउंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये राउंड में होना चाहिए। 32 कॉन्ट्रैक्ट, 31 भी कर सकते हैं, मगर 32 इज द बेस्ट। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? रिवीजन, 2 स्टेप्स का मैंने रिवीजन करा दिया। स्ट्रेटजी क्या होगी, बाय नाउ सेल लेटर, स्ट्रेटजी का फायदा क्या होगा अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर स्टेप 3 पे आ जाते हैं। अब आपको स्टेप 3 समझ आएगा, गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स। ये स्ट्रेटजी पे तो सर ऐसा लग रहा है आपने रटा लगा दिया, नहीं रटा नहीं लगाया। इसकी लॉजिक मैं ऑलरेडी लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मगर अभी शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करने का तरीका यही है कि मैं स्टेप 3 करा दूं, तो आपको समझ आ जाएगी, लॉजिक अभी भी समझ आएगी, मसला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जब गेन लॉस ऑन फ्यूचर निकालते हैं, स्ट्रेटजी कहती है बाय नाउ सेल लेटर। बाय नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज नाउ? दिस इज नाउ। नाउ मीन्स आज, जिस दिन हेजिंग शुरू हो रही है, दिस इज नाउ। एंड विच इज लेटर? नो, दिस इज नॉट लेटर, लेटर इज दिस वन। ट्रांजेक्शन डेट इज द लेटर वन। ठीक है, लेटर मीन्स ट्रांजेक्शन डेट। बाय नाउ, नाउ मीन्स आज है, आज हेज डेट। वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन हेज डेट एंड द ट्रांजेक्शन डेट। वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द एच एंड टी। एच एंड टी, एच मीन्स हेज डेट, नाउ, आज, करंटली, जिस दिन तुम्हारा कासा का सेशन चल रहा है, जिस दिन तुम अभी वर्कशॉप ले रहे हो, जिस दिन तुम ये क्लास ले रहे हो। एंड व्हाट इज द ट्रांजेक्शन डेट? जिस दिन ट्रांजेक्शन होगी, जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा। वो बाद में ही होगा ना, जब पेपर तक रिस्क है ना भैया समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं जी। रिजल्ट डेट के बारे में भी कुछ आ रहा है ध्यान में, मगर वो मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, गेन और लॉस ऑन फ्यूचर। गेन और लॉस ऑन फ्यूचर के लिए क्या करेंगे? ऑलरेडी बॉट ऑन हेज डेट, ऑलरेडी बॉट ऑन हेज डेट, दैट इज समझाने के लिए और अच्छा कर देते हैं तुम्हारे लिए, 10 नवंबर। और बोलो, 10 नवंबर को तुमने क्या खरीदा था? 32 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे, 1000 लॉट साइज था। अच्छा, अब ये जो बाय होगा किस रेट पे होगा? ये बच्चे खामा खाए में कंफ्यूजन कर देते हैं, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। नहीं यार, सिंपल चलना है। जो बाइंग होगी वो किस रेट पे होगी? क्योंकि हम फ्यूचर्स की दुनिया में, फ्यूचर्स की दुनिया एक अलग दुनिया है, मैंने शुरू में बताया था, फ्यूचर्स की दुनिया एक अलग दुनिया है। अभी फ्यूचर की दुनिया से बाहर नहीं आए हो, फ्यूचर मार्केट एक अलग मार्केट है, एक अलग जगह है। यहाँ सारा काम फ्यूचर, ये फ्यूचर का राज चलेगा। मेरा राज नहीं चलेगा, फ्यूचर का राज चलेगा, फ्यूचर्स मार्केट का राज चलेगा। स्पॉट पे नहीं होगा चंदा, ये बहुत बड़ा क्राइम है। मोहम्मद नवाज शेख जिसने स्पॉट ले लिया यहाँ पे, उसका गया सवाल, वो एग्जामिनर की हट जाएगी। मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, ऑब्वियसली, अगर होता, जो कि मैं नहीं हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं तो मतलब आग बगोला हो जाता कि यार ये बच्चे ने किया क्या, फ्यूचर का गेन लॉस निकाल रहा है बच्चा और स्पॉट ले रहा है। एब्सोल्युटली नॉट। ये डायलॉग था ना, एब्सोल्युटली नॉट था मेरे ख्याल से है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 22 रुपए का रेट जो था ना वो यूज होगा, जो कि इस डेट का रेट है। 10 नवंबर वाले दिन, 10 नवंबर वाले दिन ये वाला फ्यूचर 22 रुपए का नजर आ रहा है उस मार्केट में। ये तो लैप्स हो गया, इसको भी हमने इग्नोर कर दिया, अब एक ही रह गया। फॉरेक्स में बताया ना, एक्स्ट्रा डेटा बहुत दिया होता है, आपको संभल के चलना है।
गलत जगह पाँव रख दिया तो गए, गए। अच्छा, तो इंटू 22। स्पॉट रेट हालांकि कुछ और है, स्पॉट रेट 20 है। मुझे 20 पे काम नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मैं अभी फ्यूचर की दुनिया में हूँ, फ्यूचर की मार्केट में हूँ। मल्टीप्लाई करना क्या आ रहा है जरा। हाँ, क्या हाल है रोहित? क्या आप पोस्ट कासा वाले रोहित हैं? अच्छा जी, 704,000। ये आ गया जी, ऑलरेडी बॉट। जबरदस्त, दैट्स गुड। क्या बात है रोहित, रोहित कुमार के लिए बहुत तालियां होनी चाहिए, इन्होंने बड़ा अच्छा यार लास्ट अटेम्प्ट उसमें कासा को रन किया था। वेरी नाइस यार, बहुत अच्छे, मतलब इट सेट्स बेंचमार्क फॉर टू मैनी, जिसे कहते हैं ना कि सब्सीक्वेंट कासा। एंड बहुत अच्छा आपने काम किया था यार, अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छे काम को। अच्छा जी, ऑलरेडी बॉट एंड हेज। अब आ जाए जरा। अब क्या करना है, बाय नाउ के बाद क्या करना है, सेल लेटर। बिल्कुल जी, वीडियो से ताल्लुक है इनका जी, चलो। अब हम क्या करेंगे, ऑलरेडी बॉट ऑन हैरी डेट के बाद सेल लेटर ऑन ट्रांजेक्शन। यही कहा था ना आपको मैंने, कुछ भी नहीं है यार, स्टेप्स है लॉजिकल। ट्रांजेक्शन डेट क्या थी, 24 दिसंबर थी ट्रांजेक्शन, 24 दिसंबर थी। वेलकम डेट जी। बेसिस वाला कौन से भी बताते हैं, पहले ये समझ आ जाएगा तो बेसिस की लॉजिक समझ आ जाएगी। बेसिस कब लगाना है, ये ना हो ना कि पता चला सवाल में बेसिस लगाना नहीं है और आप बेसिस सीख के बेसिस लगा दो। तो यहां से बस हम थोड़ा आगे चलेंगे, अगला मेरा शिकार बेसिस ही है, अगला मेरा टारगेट बेसिस ही है। ठीक है ना। तो ये बस हमें क्लियर कर लूं कि हमने कहा था बाय नाउ सेल लेटर। बाय नाउ का मतलब था हमने आज बाय करना है, यानी कि हेज डेट को बाय करना है, एच डेट को बाय करना है। और सेल लेटर, लेटर मीन ट्रांजेक्शन डेट को सेल करना है। अब ट्रांजेक्शन डेट को सेल करना है तो वही 32 कॉन्ट्रैक्ट जो खरीदे गए थे वो बेच दिए जाएंगे। 1000 लॉट साइज है, मगर किस रेट पे बेचे जाएंगे इसके लिए आ जाए 24 दिसंबर की डेट पे। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसने डेट को सही ना पकड़ लिया ना वो फॉरेक्स में मार नहीं खाएगा। डेट्स के लिए आपको टाइमलाइन बनानी है, आप टाइमलाइन बना लो। आप फोकस करना चलो फोकस कर लो, मगर डेट्स आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो 24 दिसंबर को अब दो रेट सामने हैं, 29 पॉइंट, तीन रेट सामने हैं। कौन सा रेट यूज करेंगे, मैं आपके सामने तीन रेट रख रहा हूं। एक, ये 29 रुपए का रेट। एक 29.5 रेट। एक 30.1 का रेट। कौन सा रेट यूज करेंगे फ्यूचर्स का सेल लेटर में, जब गेन और लॉस ऑन फ्यूचर निकालेंगे। लॉजिक, अक्कल अक्कल लगानी है, नहीं कोमल नहीं, गलत, गलत। एडमिन का सही आंसर, याहिया शेख का आंसर सही है, इल्मा रजा का आंसर सही है। लेनोवो रेट बताओ चंदा। कोमल का आंसर सही है। अब सही है कोमल आपका आंसर। मोहम्मद अमाद शेख का आंसर सही है, एचपी एवी का आंसर सही है। ओ भाई गौर से देखो, ये हो रही है ट्रांजेक्शन फ्यूचर की दुनिया में, बेसिस का ताल्लुक यहीं से है। ये बेसिस जो पैदा होगा ना यहाँ से पैदा होगा। बेसिस की नीड जो अराइज होगी ना वो यहाँ से अराइज होगी, इस स्टेप से अराइज होगी। अगर आपको ये स्टेप सही समझ नहीं आएगा तो मैं बेसिस की जितनी बातें कर लूँ सब सर के ऊपर से जाएंगी, सब बेकार है, रिडंडेंट है, यूजलेस है, बेकार है, नाकार है। अब्दुल रऊफ का आंसर सही है, नायाब नहीं, मैं कहता हूँ सोच लें। राना वाजिद ने सही कहा है, अहमद ने सही कहा है। बेसिस यहीं से पैदा होगा, मैं बता रहा हूँ ना। तो भाई ट्रांजैक्शन डेट हो रही है 24 दिसंबर को। उस दिन मुझे फ्यूचर वाला रेट चाहिए। कौन सा वाला फ्यूचर सेलेक्ट किया था मैंने, दिसंबर वाला फ्यूचर सेलेक्ट किया था ना भैया। क्लियर है आपको नयाब। 29 वॉज द स्पॉट रेट। आई एम नॉट इन द स्पॉट मार्केट राइट नाउ, आई एम इन द फ्यूचर मार्केट। मैं फ्यूचर की दुनिया में हूं, अभी मुझे बाहर निकलने नहीं देंगे। मुझे बोलेंगे पहले गेन लॉस पहले पूरा करो, हिसाब पूरा करो, हिसाब चुकता करो, जो उर्दू में कहा जाता है। ठीक है जी, वेरी गुड। 29.5 ये रेट यूज किया जाएगा। ठीक है जी, दिस रेट नो, दिस इज रेट इज नॉट राइट। दिस रेट, ये जनवरी को तो सेंसर कर दो ना, ब्लैकलिस्ट कर दो, रिमूव कर दो, गायब कर दो। जनवरी में रिजल्ट आने का है ना, हाँ तो जनवरी वैसे ही, बस। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 29.5 कितना बन गया भाई, 32 इंटू 1000 इंटू 29.5, ये बन गया 944,000। किसी ने बताया भी था ये। तो बाय मीन्स खरीदा, माइनस सेल मीन्स बेचा, प्लस जरा नेट करो का आया, गेन आया लॉस आया। प्लस ज्यादा है या माइनस ज्यादा है, सेल ज्यादा है या कॉस्ट ज्यादा है, बाइंग ज्यादा है सेलिंग ज्यादा है, सेलिंग ज्यादा है, बेचा महंगा है, प्लस ज्यादा है, रिसीव ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है। ये इनफ्लो है, ऊपर वाला आउटफ्लो है। कितने का गेन आ गया, 2,40,000 का। अब आपको स्ट्रेटेजी समझ आ रही है, कितनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी। बाय नाउ सेल लेटर किया तो गेन आ गया, क्योंकि मुझे डर था जब मैं कोई शेयर बाय करने जाता हूं तो मुझे डर क्या होता है। आज आपको मैं मना करूं शेयर नहीं लो, शेयर आज आपके पैसे नहीं है, आपको मगर नजर आ रही है अपॉर्चुनिटी, आपको लग रहा है पैसे आएंगे अगले महीने, मगर डर क्या होगा अगर एक बंदे को शेयर लेने
आज उसको अच्छा रेट मिल रहा है मगर उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको डर क्या होगा कि जब पैसे आएंगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद तो उस वक्त तक रेट बढ़ ना जाए ना, यही रिस्क है उसको, यही रिस्क है ना, यही प्रॉब्लम है ना, यही परेशानी है ना, यही इशू है ना, यही उसकी परेशानी है कि जब वो बाय करने जाएगा एक्चुअली 24 तारीख को, तो हो सकता है उसको महंगा मिल जाए। तो हमने क्या किया, बाय नाउ सेल लेटर, हमने फ्यूचर की दुनिया में सस्ता बाय कर दिया आज, हमने फ्यूचर की दुनिया में सस्ता बाय कर दिया, ताकि अगर बाद में महंगा भी हो जाए तो मुझे गेन आ जाएगा, मुझे गेन आ जाएगा। सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर, लेटर लेटर मैंने महंगा बेचा क्योंकि मेरा रिस्क था कि बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं मुझे यहाँ गेन आ जाएगा। अब लास्ट, जल्दी से कोमल पे आते हैं हम, बेसिस के थ्रू कब निकालेंगे। अच्छा, अब बेसिस के थ्रू क्यों निकालते हैं मैं उसकी लॉजिक बता रहा हूँ। कभी कभार आपको ये चीज गिवन नहीं होती, कभी कभार आपको ये चीज गिवन नहीं होती, यानी कि आपको ये 29.5 गिवन नहीं होता, यानी कि आपको फ्यूचर का रेट गिवन नहीं होता, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन कभी कभार हिडन होती है, नहीं गिवन होती। अब क्या करें, 29 ले लें, फिर हम गुजारा कर लें, अजम्पशन ले लें। एक तो मेरी अजम्पशन से बड़ी हटती, क्यों अजम्पशन ले रहे हैं भाई, गलत अजम्पशन लेते हैं अक्सर लोग फ्यूचर। क्या हम अजम्पशन ले लें, नो, नो अजम्पशन नहीं ले सकते, तो हम एज्यूम कर लेंगे ये और ये सेम होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर गेम में आता है बेसिस, बेसिस का क्या तरीकेकार है भी बताते हैं आप। कोमल आपको समझ आया कि बेसिस की नीड कब अराइज होगी, जब आपके पास इस डेट को ये हाईलाइट कर लें, लेटर वाले दिन, बाद वाले दिन, ट्रांजेक्शन वाले दिन आपको फ्यूचर के रेट अगर गिवन नहीं होगा तो फिर आपको ये रेट निकालना पड़ेगा बेसिस के थ्रू, ये रेट गिवन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल इल्मा, ये बेसिस के लिए हम ये यूज कर सकते हैं मगर इसको एज अ फ्यूचर रेट यूज नहीं कर सकते, 29 यूज नहीं होगा, फिर बेसिस की मदद से और 29 की मदद से एक नया रेट निकलेगा, वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ अगले 5 मिनट में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना। अच्छा अब बस इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 3 स्टेप हो गए हैं, 3 स्टेप के बाद हमारा चौथा स्टेप क्या होता था, फिर हम निकालते थे गेन और लॉस ऑन स्पॉट। गेन लॉस ऑन स्पॉट कैसे निकालते थे, ठीक है, ये गेन लॉस ऑन स्पॉट कभी नहीं भी निकालते, जरूरी नहीं होता हर हाल में निकालना, मगर हम अभी स्टेप्स पढ़े तो निकाल लेते हैं। इससे हम कहते थे कुड हैव बीन बॉट, एक्चुअली बॉट, एक्चुअली कितने का बाय किया, ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं मसला नहीं है। एक्चुअली बॉट कितने का किया, एक्चुअली बॉट एट स्पॉट रेट, ये किस डेट का रेट लेंगे। अब मैं फ्यूचर की दुनिया से बाहर आ गया, स्टेप 4 पे आ गया। एक्चुअली बॉट का मतलब है आज, ऑन 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को मैंने जो शेयर खरीदे हैं उसका रेट क्या चल रहा है, 29, अब मैं फ्यूचर से बाहर आ गया हूँ, 29 का रेट यूज, मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, याद करें, याद करें, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा वही 1000 × 32 से कर दूं, क्या ये सही बात है। ओ बाबा बता दो, इस बार गलती नहीं करना, ये एग्जामिनर एक एक चप्पे के मार्क्स हैं, एक एक स्टेप के मार्क्स हैं, लॉजिक है यार ये। एक्चुअली मुझे जो शेयर खरीदने थे वो तो 31,600 खरीदे थे, वो तो मुझे मजबूरी थी, वहां पे मैं फ्यूचर की दुनिया में था, फ्यूचर के मार्केट में था, फ्यूचर की टेरिटरी में था, फ्यूचर की राज में था, तो मुझे इसलिए फ्यूचर की बातों को रिस्पेक्ट देनी थी। अब मैं फ्यूचर से बाहर आ गया हूँ, अब मैं स्पॉट पे आ गया हूँ, अब मैं एक्चुअल मार्केट में आ गया हूँ, तो मैं 31,600 शेयर पे काम करूंगा। ठीक है जी, वेरी गुड, वेरी गुड, छोटी छोटी बातें हैं, बारीक बातें हैं, फोकस लेवल आपका आउट नहीं होना चाहिए, आपने एक्चुअली इतने का बाय किया। कुड हैव बीन बॉट, कुड हैव बीन बॉट मींस अगर आप उसी दिन बाय कर लेते, अगर आपके पैसे होते, काश मेरे पास पैसे होते, काश मैं अमीर होता। हम्म, काश मैं ड्रामों में जिस तरह दिखाते हैं गेम बना के अमीर हो जाता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, अजीब बात है खैर, कि 6 महीने में बंदा जो है इतने पैसे कमा ले, तो वो ड्रामो ही होता है खैर। तो कुड हैव बीन बॉट, अगर आपके पास उस दिन पैसे होते तो आप 31,600 शेयर खरीद लेते, किस रेट पे, उस दिन रेट 20 रुपए था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितना सस्ता था रेट, वुड हैव बीन बॉट। तो मुझे लग रहा है मैंने नुकसान हो गया, मैंने घाटा कर लिया, मैंने देरी कर दी, मैं फंस गया, मैं पेपरों के चक्रों में पड़ गया, तो मैंने देर से खरीदे शेयर्स, पैसे नहीं थे तो देर से खरीदे शेयर्स, कितने का नुकसान हो रहा है, लॉस ऑन स्पॉट, 916400 -632,000, 9 रुपए का नुकसान है, डायरेक्ट भी निकाल सकते, 9 रुपए का नुकसान इंटू 31,600 शेयर, कितना आ गया भाई, 284 अब मगर परेशानी की बात नहीं है, अब हम स्टेप 5 निकालेंगे, हेज एफिशिएंसी, गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स, हेज एफिशिएंसी। हेज एफिशिएंसी क्या होती है, पता तो चले कि हेजिंग से कोई फायदा भी हुआ है, हाँ हेजिंग से फायदा तो हुआ है,
क्या हुआ यहाँ, लॉस हुआ है, बिल्कुल माना लॉस हुआ है, मगर इथे गेन भी तो हुआ है, इथे गेन भी तो हुआ है, 240,000 का गेन भी तो हुआ है भाई। हेजिंग का फायदा यही है कि अगर नुकसान हो जाता है एक्चुअल में तो गेन हो जाता है यहाँ। हेज एफिशिएंसी निकाली जाती है फिर, गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स डिवाइड बाय गेन लॉस ऑन फ्यूचर्स का। जी उल्टा भी चल सकता है, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, स्पॉट को ऊपर कर दें, फ्यूचर को नीचे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में फर्क आएगा मगर जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें फर्क नहीं आता। कितना आ रहा है भाई, परसेंटेज निकाल, 240,000 से डिवाइड कर दिया, 84%। इफेक्टिव है या इनफेक्टिव है? इफ हेज एफिशिएंसी इज 80% to 125%, देन इफेक्टिव है। ठीक है जी, इफेक्टिव है 84%। अच्छा उल्टा चलते, अगर आप 284 400 को ऊपर कर लेते हैं, 240 को नीचे कर लेते हैं, तो ये आंसर आता 118.5%। अगर आप इसको वाइस वर्सा करते हैं, यानी कि 244 400 डिवाइड बाई 240, तो भी ये आता 118, कितना आया, 118.5, मेरा कैलकुलेटर ये बता रहा है। तो ये भी इफेक्टिव ही कहलाता है, ये ना, तो कोई मसला नहीं, प्रेजेंटेशन का फर्क होता, मगर कहलाता ये भी इफेक्टिव, ये बोथ आर इफेक्टिव है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफेक्टिव नेट कॉस्ट निकालनी होती है हमें, नेट कॉस्ट निकालनी होती है, तो नेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं? स्टेप 6, नेट कॉस्ट। कभी कभार हेज एफिशिएंसी नहीं मांगता तो डायरेक्ट नेट कॉस्ट निकाल लें। एक्चुअल पेमेंट एट स्पॉट ऑन 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को जो एक्चुअल पेमेंट की गई। अच्छा, अब ये भी बड़ा मसला है, लोगों को समझ नहीं आता, गेन ऐड करें लेस करें, मैंने लिख दिया। जी जी लेनोवो रिसीव हो रहे हैं, बिल्कुल रिसीव हो रहे हैं मैसेज आपके जी। गेन लेस कर दें ऐड कर दें, मैंने ब्रैकेट बना दिया तो लेस ही करना होगा ना सर, अब कैसी बातें करते हैं, गेन ऑन फ्यूचर लेस कर दें। अच्छा बच्चे मुझे अक्सर सवाल करते हैं, कल भी रात को एक क्वेरी आई इंडिविजुअल मैसेज पे, वो सर वो समझ नहीं आता आपका सर, आप कभी गेन ऐड कर देते हैं कभी लेस कर देते हैं। मैंने एक सवाल देखा उसमें गेन ऐड हुआ होता, अभी आगे बढ़ाऊं तो गेन लेस हो गया, ये क्या बात है सर? एक चीज पकड़े ना। तो भाई इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि भाई कभी ये रट्टा लग ही नहीं सकता कि गेन ऐड होगा लेस होगा। जाहिर सी बात है, अगर पेमेंट है तो पेमेंट आउटफ्लो होता है और गेन जो है वो इनफ्लो होता है। तो अगर मैंने पेमेंट को प्लस लिख दिया, अगर मैंने पेमेंट को प्लस लिख दिया, अब मैं मजबूर हो गया, अब मैं मजबूर हो गया, क्या मजबूर हो गया कि मुझे गेन को लेस ही करना पड़ेगा। नहीं सर, गेन तो अच्छी चीज होती है ना, गेन में तो प्लस वाली वाइब आती है ना, फीलिंग नहीं आ रही सर, लेस वाली फीलिंग नहीं आ रही, दिल कह रहा है प्लस कर दो भाई, दिल तो मैंने पहले थोड़ी देर पहले कह दिया सेशन में, दिल को साइड में रख दीजिए, ये दिल का गेम नहीं है, ये दिमाग का गेम, दिमाग का गेम, दिल से नहीं खेला जाएगा, दिमाग से खेला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि यार हमने स्टार्ट कैसे किया। हाँ रिसीट का केस होता तो रिसीट इनफ्लो होता, तो बिल्कुल सही बात है, इनफ्लो को अगर मैं प्लस लिख दूंगा तो फिर मुझे बात समझ आती। तो ये देखना पड़ेगा मैंने स्टार्ट कैसे किया है। इंटरेस्ट रेट हेजिंग में भी यही होता है। इंटरेस्ट, वो बच्चे ने जो मुझसे सवाल किया था वो इंटरेस्ट रेट हेजिंग का था, मैंने उसको बोला बेटा ये देखो ऊपर इंटरेस्ट रेट हेजिंग में ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट तुमने किया है, तो पेमेंट इज योर एक्सपेंस, इज योर आउटफ्लो, इज योर नुकसान, यही मैंने वर्डिंग यूज की थी उसको। और अब आपका गेन जो है आपका फायदा है, इनफ्लो है, बेनिफिट है, तो आप जाहिर से इसको काउंटर करना है, इसको कम करना है, इसको रिड्यूस करना है इस एक्सपेंस को, तो यार वाइस वर्सा होगा ना। ठीक है ना? ये मैं रिवीजन में साथ साथ उन पिटफॉल से बात कर रहा हूँ जैसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पॉट क्यों ले रहे हैं? स्पॉट इसलिए ले रहे हैं कोमल कि देखें एक्चुअली जो शेयर बाय होंगे वो किस पे होंगे एक्चुअली, एक्चुअल दुनिया क्या है, एक्चुअल दुनिया तो स्पॉट है ना। एक्चुअली मुझे अगर शेयर खरीदने हैं तो मैं तो स्पॉट ही जाऊंगा ना, वो अलग बात है मैं फ्यूचर पे कब जाता हूँ मैं उस पर बात कर लूंगा। मगर आम हालात में अगर स्पॉट अवेलेबल होता है, मार्केट अवेलेबल होता है, तो मार्केट से ही तो लेते हैं। याद करें, हाँ जब स्पॉट अवेलेबल नहीं होता तो मैंने एक अप्रोच बताई थी, वो मैं अभी डिस्कस कर लूंगा जाने से पहले। आप समझ रहे हैं कोमल, याद आ रही है बात? कि जब मेरे पास स्पॉट अवेलेबल होता है तो मैं तो स्पॉट से ही ट्रांजेक्शन करता हूँ, एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो स्पॉट से होगी, एक्चुअल शेयर तो स्टॉक मार्केट से जाके बाय करूंगा मैं, एक्चुअल करेंसी तो मैं नर्सरी पे या आई चंडीगढ़ रोड पे जाके मनी एक्सचेंजर से बाय करूंगा। ये तो टूल है हेजिंग, मेरे 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 नुकसान को कम करने के लिए, मेरे नुकसान को कम करने के लिए। हाँ हाँ ये बात सही है कि कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पे स्पॉट नहीं होगा, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी से मैं बात करूंगा, जैसे बेसिस एक कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पॉट अवेलेबल ना होने एक कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उस केस में क्या करना है मैं बात कर लेता हूँ आपसे अभी थोड़ी देर। क्या ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलें जी, फर्स्ट गेम को खत्म करने जा रहे हैं। एक्चुअल पेमेंट हमने कर दी 9,16,000, मगर गेम ने हमें बचा लिया, तो नेट कॉस्ट कितनी आ गई?
हाँ, नर्सरी का बनगा हुआ भी बड़ा अच्छा होता है यार। सही बात है। वो अपोजिट साइड पे मनी एक्सचेंज वाला लेफ्ट साइड पे, बनगा वाला अपोजिट साइड पे, पूरा यू टर्न लेके आना पड़ेगा बेटा के लिए है। 240,000, 676,000। अच्छा जी। बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, मगर क्या करें, टाइम की कमी भी तो है ना। नेट पेमेंट बहुत लंबा सेशन करेंगे तो मुझे तो बोरिंग हो जाएगा, वो फिर आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। नेट पेमेंट आ गई ना, 276,000। और अगर इफेक्टिव रेट निकालना है, इफेक्टिव रेट पर शेयर निकालना है, इफेक्टिव रेट पर शेयर निकलेगा ना। पर शेयर का मतलब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले किसी और सवाल में बात कर रहा था। 31,600 से बाय कर लें तो एक इफेक्टिव रेट आ जाएगा, ऐसी प्रेजेंटेशन के लिए होगा। 31,600 डिवाइड कर लें, 21.39। क्या ये बात समझ आती है? इज दिस फाइन? 10 मिनट मुझे और दे दो आज, 10 मिनट और दे दो, ताकि यार कम से कम ये तो कंप्लीट हो जाए ना। सही है, 10 मिनट और दे दो। जाना नहीं, देखो यार प्लीज, ये फ्यूचर खत्म करके चलिए ना, डायरेक्ट तो कम से कम खत्म करके जाओ, ताकि कल जब इनडायरेक्ट करें फ्रेश माइंड से, तो फिर कम से कम ये होगा डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट हो, तो इनडायरेक्ट फिर बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा आसानी से इंशाल्लाह। आज इनडायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं हो सकेगा। ठीक है। क्या कह रहे हो दानिश? कल का एजेंडा यही कंप्लीट करेंगे, इसको जो आज रह जाएगा इंटरेस्टेड हेजिंग को कंप्लीट करेंगे, सो आप पे लेके जाएंगे आपको। और कुछ एग्जाम टेक्निक्स और मुझे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक बतानी है आपको यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेजिंग कंप्लीट करना है, फिर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, थ्योरी कैसे कवर करना है, ओवर द काउंटर, और ये वाली भी रिवाइज कराऊंगा, ये मेरे बिल्कुल एजेंडे में है, ओवर द काउंटर ये। और ये कौन सी वाली ऑप्शन होती है, ये क्या नाम है, अल्लाह भला करे, यूरोपियन ऑप्शन और यूएस ऑप्शन, इसमें क्या फर्क है, थ्योरी आ सकती है। फ्यूचर क्लोज आउट होता है अर्ली, बिल्कुल इल्मा, ये फ्यूचर जल्दी क्लोज आउट हुआ है। आप देखो मेच्योरिटी तो इसकी 31 दिसंबर है। इल्मा ये बात समझ आ रही है? मेच्योरिटी तो 31 दिसंबर है, मगर मैंने इसको क्लोज आउट कर दिया 24 दिसंबर को, तो ये तो नॉर्मलाइज है यहाँ पे। ठीक है। टिक्स पे बात कर लूंगा मैं इंशाल्लाह। क्लियर है आपको इल्मा ये बात के? ये देखें डेट्स को अगर हम देखें तो यस वी हैव क्लोज आउट अर्ली है ना, बट इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल इन दिस टेक्निक। अच्छा, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। यार ये जल्दी से बाय नाउ सेल लेटर हो गया, अब मुझे जल्दी से उसकी बता दो, रिसीट की स्ट्रेटजी क्या होगी, जल्दी से बता दो आप लोग को। मैं स्टेप्स लिखूंगा डायरेक्ट, अब यार टाइम नहीं है। और फिर मुझे उस पर जाना है फॉरन बेसिस पे, और ये जब स्पॉट अवेलेबल नहीं होगा उस पर जाना है, ताकि खत्म हो जाए क्लास। जी। रिसीट्स के केस में मुझे बता दो स्टेप्स क्या होंगे। अच्छा देखो, लॉजिक समझ आ रही है, बाय नाउ सेल लेटर क्यों किया था? आज सस्ता बाय कर लो स्मॉल रेट पे, क्योंकि आगे जाके हमें डर है कि लेटर रेट बढ़ जाएगा, उस वक्त महंगा बेच देना, हाई रेट पे बेच देना। यही रिस्क था ना तुम्हें, जब शेयर बाय करने जाते रिस्क यही था कि आज एक चीज सस्ती मिली है, 20 रुपए कोड़ियों के दाम मिल रही है, कल को ये शेयर महंगा हो सकता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने स्ट्रेटजी ऐसी बेहतरीन बना दी कि मुझे नुकसान हुआ, स्पॉट पे नुकसान हुआ, 9 रुपए महंगा मैंने शेयर खरीदा, मगर मेरा काफी हद तक रिस्क कवर हो गया, मेरा काफी लॉस कवर हो गया, मुझे अब सिर्फ 21 रुपए का पड़ा, 29 का नहीं पड़ा। कैसा? एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं है एफिशिएंसी? इस पर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ राना। मैं सोच रहा था अभी जवाब दे दूँ, मगर मैं जानबूझ के अभी जवाब नहीं दे रहा। 100% क्यों नहीं है इसका, क्योंकि मेरे मेरे बुक में बहुत अच्छा था इसका जवाब लिखा हुआ है। इसका जवाब ही लिखा हुआ है, क्यों एफिशिएंसी 100% नहीं होती, ये लिखा हुआ है। ये मुझे बिल्कुल बात करनी है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि बेसिस पे बात करके करूँगा तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, अभी बेसिस पे पता ही नहीं है, हमें याद ही नहीं है, तो इसलिए बात नहीं होगी, मगर बहुत अच्छा सवाल अपने के। रिवीजन स्ट्रेटजी कल बताएंगे जी, कल बताएंगे, कल बताएंगे। हिमांश बिल्कुल बताएंगे। और गोल्ड मेडलिस्ट हमारे उमेश कुमार ने गोल्ड मेडल लिया था जून 25 में, तो मैं सोच रहा हूँ उनकी भी स्ट्रेटजी जरा आपको सामने आ जाए। ऑब्वियसली आई नो कि हर बंदा तो गोल्ड मेडल नहीं ले सकता, मगर एक गोल्ड मेडलिस्ट की स्ट्रेटजी के अगर आसपास भी आप पहुंच जाओगे तो मुझे लग रहा है कि आपको आसानी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करता हूँ उमेश से पूछता हूँ, कल नहीं तो परसों जब भी होता है, वरना फिर मैं वो ग्रुप पे वीडियो शेयर करवा दूंगा। 5-10 मिनट का उमेश की स्ट्रेटजी भी देख लेते हैं। सही है ना? ठीक है। खैर, जून 25 माशाल्लाह ही गॉट गोल्ड मेडल किया, बहुत माशाल्लाह काबिल बच्चा ही है। इसका हमारे बीएफडी में गोल्ड मेडल है, पहले भी कुछ बच्चों का मेरिट आ चुका है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस अटेम्प्ट्स में। इस बार गोल्ड मेडल आ गया पहला है। इस बार आप लोग भी कुछ तीर मार लो यार, तो हमें और खुशी होगी। मगर पास हो जाओ भाई, पहले पास हो जाओ, मेरे लिए पास हो जाओगे तो यही गोल्ड मेडल है तुम लोग से। खैर, अच्छा जल्दी से रिसीट के केस में आ जाओ, स्टेप 1। जल्दी से आ जाओ, स्ट्रेटजी क्या बनेगी, है स्ट्रेटजी। क्विकली क्विकली करते हैं, क्योंकि आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस क्लास, तो फिर आप लोगों का एफिशिएंसी लेवल भी डाउन हो जाएगा। है जी, स्ट्रेटजी होगी सेल नाउ बाय लेटर, कल का काम आज। रिसीट का मतलब है करेंसी सेल करनी है, तो करेंसी सेल करनी है तो कोई बात नहीं, कर देना सेल नाउ बाय लेटर। करेंसी बेचनी है, डर है कि कल को करेंसी गिर गई तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे नुकसान हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पे स्ट्रेटजी ऐसी बना लेते हैं तो अगर नुकसान हो भी गया तो परेशानी नहीं होगी। स्टेप 2 क्या होगा? चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ।
वो वही सेम तरीका है। एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स सेम। सेम का मतलब है कि ऑलरेडी देख लिया वो, उसको उसमें कोई चेंज नहीं। स्टेप 3, गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स। इसमें अगेन क्या होगा, क्या लिखेंगे वर्डिंग? ऑलरेडी बॉट लिखेंगे। ऑलरेडी बॉट लिखेंगे क्या? सेल नो बाय लेटर। अजीब सी बात लग रही है, सेल नो बाय लेटर, गाड़ी बेच दी खरीदी नहीं है। हैं? हैं? सर ये क्या बता रहे हैं? हैं? ये मैं नॉर्मल लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसी आवाज आ जाती कई बार स्टूडेंट्स की, फिजिकल क्लास में ज्यादा आती है। ये सर ये क्या बता दिया आपने? हमने सेल कर दिया आज, वो हमने बाई नहीं किया था, बेच कैसे दिया? वो बाद में बाय करेंगे भाई, ऐसा हो सकता है? ये दुनिया एक अलग दुनिया है, फ्यूचर की दुनिया है, भागेंगे, भागने नहीं देगा ये आपको। जब तक आप पूरा ट्रांजेक्शन को क्लोज नहीं करोगे, सेल नाउ के बाद बाय लेटर नहीं करोगे, वो आपको भागने नहीं देगा। वो बोलेगा भाईजान ये बाय करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बाय करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो सकता है, ये फ्यूचर की दुनिया स्पेशल दुनिया है। अच्छा खैर, तो हम क्या लिखेंगे? ऑलरेडी, ऑलरेडी बॉट लिखा था पहले, ऑलरेडी बॉट लिखा था पहले, ऑलरेडी बॉट लिखा था पहले क्योंकि बाय नाउ था। अब हम लिखेंगे ऑलरेडी सोल्ड ऑन हेज डेट। ठीक है जी, कौन सा फ्यूचर का रेट यूज होगा? एट फ्यूचर्स रेट ऑन हेज डेट। ठीक है ना, जिस डेट को सेल हो रहा है और जिस दिन को हेजिंग हो रही है, उस दिन का फ्यूचर रेट। किस दिन को हेजिंग हो रही है इसमें? 10 नवंबर में। 10 नवंबर। और फिर क्या होगा? ऑलरेडी सोल्ड ऑन हेज डेट के बाद बाय लेटर, क्लोज करने के लिए काउंटर तो करना है ना, काउंटर तो करना है ना। बाय लेटर ऑन ट्रांजेक्शन डेट। यहाँ के लिए कभी कभार आपको यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे आपको कभी रेट गिवन नहीं होता, फ्यूचर रेट, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? फिर आपको बेसिस का सहारा लेना। एट फ्यूचर रेट ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, ये माइनस में होगा कि बाय का मतलब है नुकसान। ठीक है, गेन और लॉस में फ्यूचर, लॉस भी हो सकता है फ्यूचर में, मगर फिर स्पॉट में गेन आएगा। स्टेप 4 वही है, गेन और लॉस ऑन स्पॉट। स्टेप 5 है एफिशिएंसी है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी बात हो चुकी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स नेट रिसीट्स। नेट रिसीट्स कैसे आएंगी? नेट रिसीट्स ऐसे आएंगी, एक्चुअल रिसीट्स लेंगे ऑन स्पॉट रेट एट ट्रांजेक्शन रेट। ये लिखने की वजह से राइटिंग खराब हो रही है, मगर आई होप समझ आ रही हो। और इसमें से आप क्या कर देंगे? एक्चुअल रिसीट में से गेन है तो ऐड कर देंगे, इस बार गेन ऐड होगा हाँ? और लॉस है तो लेस कर देंगे, कैश आइटम। ठीक है जी, रिवीजन हो गया फ्यूचर्स का, करेंसी वाला। करेंसी वाला अच्छा रिवीजन हो जाएगा तो मुझे इंटरेस्ट रेट में आपसे ज़्यादा बात नहीं करनी होगी, फिर वहाँ पे कल आसानी से काम हो जाएगा मेरा। ठीक है जी, और इसको डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ शेयर से, इफेक्टिव रेट आ जाएगा। अगर इफेक्टिव रेट निकालना है, अगर नीड है तो निकालेंगे इफेक्टिव रेट, वरना निकालेंगे। नीड है तो हेज एफिशिएंसी निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। गेन और लॉस ऑन स्पॉट एक बार बता दूं, गेन और लॉस ऑन स्पॉट मैंने बताया था ना, मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, टाइमिंग आज वाली होगी, वही 12 बजे होगी, मगर अभी खत्म नहीं हुई क्लास, दिया जाऊँ नहीं बेटा। अच्छा एक मिनट दे रहा, एक मिनट। ये देखो क्या नाम है लड़के, दाऊद भाई भी, दाऊद भाई क्यों लिखा तुमने यार साथ है? अच्छा, चलो ये देख लें भाई, दाऊद आप, दाऊद सीन ये है कि आपने एक्चुअली बाय किया। देखो एक्चुअली तो मुझे शेयर इतने के ही मिलेंगे ना, जब मैं 24 दिसंबर को मार्केट में जाऊंगा खरीदने के लिए। प्रीवियस एग्जांपल को मैं समझा रहा हूँ ताकि बात समझ आ जाए। कि 24 दिसंबर को जब मैं जाऊंगा, एक्चुअली जो जिस दिन मेरा जो क्या कहते हैं रेट चल रहा होगा, मुझे उसी पे ही शेयर बाय करना होगा ना यार। फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं चलेगा, मैं उसे लड़ना शुरू कर दूं। यार तुमने तो 20 तारीख, 20 20 रुपए का रेट मैंने देखा था 10 तारीख को, मेरे उस वक्त पेपर नहीं हुए थे। अब मैं आज 24 पे आऊं तो तुमने रेट बढ़ा दिया। इतनी महंगाई कहाँ होती है? 20 से 29 रुपए, 45% इंक्रीज। वो बोलेगा सर ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे पल पल पे कुछ पता नहीं होता इंसान का। ठीक है कि कब रेट बढ़ जाए कब रेट कम हो जाए, तो ये आज 29 है, आपको लेना है तो 29 पे ले लो भाई, वरना अल्लाह की मर्जी। तो ये मुझे इतने में बाइंग करनी पड़ेगी अगर मुझे वाकई इसका शेयर लेना है। ठीक है, शेयर लेने के पीछे कुछ रीजन हो सकता है प्रैक्टिकली, लेट से कि मुझे उस कंपनी का डायरेक्टर बनना है या मुझे उस कंपनी में कुछ स्टेक चाहिए, जो भी है मतलब है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो दाऊद? कि हमने 24 तारीख को ये बाइंग करनी है, इसमें कोई सवाल? ये क्लियर है बात कि मुझे इतने का 29 रुपए का मिलेगा और मुझे 31,600 ही शेयर बाय करने हैं।
वो मैंने करा दिया है बिल्कुल। लास्ट अटेम्प्ट का फॉरेक्स में करा चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लें। अच्छा अब, मगर मुझे अफसोस रहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, दिल पे बोझ हुआ, दिल पे बोझ हुआ कि मुझे ये मिल सकता था 20 रुपए का, 20 रुपए का मिल सकता था, मगर मैं कितने का खरीद के आ गया, 29 रुपए का। कुड हैव बीन बॉट। यही चीज मैं खरीद सकता था 20 रुपए की, तो मुझे इतने पैसे देने पड़ते। तो मुझे कितने का नुकसान हो गया, मुझे कितनी ओवर पेमेंट करनी पड़ी, 9 रुपए की ओवर पेमेंट करनी पड़ गई। ये मुझे एक्चुअली हुआ है नुकसान यार, ये वाकई हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इन्हीं गुनाहगार आंखों से मैंने देखा था कि रेट 20 रुपए चल रहा था, और आज, आज ये रेट 29 रुपए हो गया। ये लॉस तो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है भाई, ये लॉस तो हुआ है, ये लॉस तो हुआ है, कोई मुझे कुछ भी कह दे, ये लॉस तो हुआ है। ये बात समझ आई दाऊद? वो अलग बात है कि इस लॉस को कवर करने के लिए मैंने हेजिंग कर ली थी। तो एक बंदा कह रहा है भाई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है यार, तो ये तुम्हारा लॉस जो आया था तुम्हें गेन भी तो हुआ है, वो गेन को क्यों छुपा रहे हो? तो नेट तो तुम्हारा 84% लॉस तो कवर हो ही गया है, अब किस बात की टेंशन है? 16% रहा ना, तुम्हें तो अभी भी 21 रुपए ही पड़ा। तुम तो 23 निकले, हमने हेजिंग कर ली, मैंने हेजिंग नहीं की, मुझे 29 रुपए का पड़ा। ठीक है। अच्छा चलो ये बात समझ आ गई। सेम फॉर रिसीट एज वेल, रिसीट में मैं नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि रिसीट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। अब जल्दी से बेसिस पे बात कर लेते हैं, बस बेसिस करके मैं खाली खत्म करते हैं, फिर वो जो स्पॉट अवेलेबल नहीं होता उसके डिस्कशन को कल कर लेंगे। उस पर 2012 का एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी है, वो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा मगर ऊपर से डिस्कस करूंगा बेसिस।